मैं वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उस घर में सुकून चैन जरा भी नहीं था। मैं माँ की तो लाडली इकलौती बेटी थी, लेकिन बाप ना होने के बराबर था। माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाप की मोहब्बत मुझे कभी ना मिली, क्योंकि अब्बू अम्मी के ताल्लुकात अच्छे न थे। मेरे वालिद ने हर वक्त छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके माँ की बहुत ज्यादा पिटाई करनी, और मेरी माँ हर जुल्म सहती और तंग आकर अपनी माँ यानी मेरी नानी अम्मा के पास चली जाती। नानी मेरी अम्मी को समझाती कि घर में छोटे मोटे मसाइल बन जाते हैं, लेकिन घर छोड़कर कभी नहीं आते। नानी ने बहुत ज्यादा अम्मी को डांटना और तरह तरह के ताने देना। मेरी माँ घुटनों में मुंह डाले रोती रहती, अपने जख्मी वजूद पर या शायद किस्मत पर। नानी ने कहना, बस कर दे, मर्द जात तो होते ही गुस्से के तेज हैं, ये तो औरतों के काम होते हैं कि उन्हें काबू में रखें। नानी की समझ से बाहर था कि वो अपनी बेवकूफ बेटी को कैसे समझाती, जो हर कुछ दिन बाद रोती धोती मेके आकर बैठ जाती। लेकिन मेरी माँ कहती कि वो मुझे मारता है, गालियां देता है, इल्जाम लगाता है गंदे गंदे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नानी कहती, तो क्या हुआ, चार चार वक्त का खाना भी तो देता है तुझे। इतने बड़े घर में रहती है, तू इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती फिरती है, अच्छा पहनती है, गांव भर की लड़कियां रश्क करती हैं तुझ पर। कर्मो जली, तुम्हें ये सब कुछ नसीब है, फिर भी तेरे रोने खत्म नहीं होते। माँ रोती जाती। बिला आखिर नानी का सबर जवाब दे जाता, चल उठ, अब अपने घर दफा हो। तेरा भाई आने वाला है, तेरा यहाँ आना तेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो मुझसे पूछता है कि ये रोज रोज क्यों आ जाती है, सुकून से रहने दे हमें भी, और खुद भी अपने घर सुकून से रह। मैं वहां सुकून से कैसे रहूं, मैं वहां मर जाऊंगी माँ। तू मर जा, लेकिन यहाँ से दफा हो जा बस। हर कुछ दिन बाद की कहानी थी। अब्बू अम्मी को मारता और वो रो के यहाँ नानी के पास आ जाती। फिर यहाँ से नानी उसको भगाती, कुछ दिन खामोशी रहती, फिर अब्बा के हाथ खुजलाने लगते, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता। मैं सब कुछ देखती लेकिन चुप रहती। कभी कभी मैं सोचती, माँ कितनी ढीठ है जो इतनी मार खा के भी नहीं मरती। हर बार जब अब्बू दरवाजा बंद करके माँ को मारता तो माँ की चीखों से मेरा दिल दहल दहल जाता। मैं कानों में उंगलियां ठूंस लेती, मगर चीखें फिर भी किसी चोर रास्ते से मेरे कानों में आ ही जाती। हर बार लगता कि अब बस इस कमरे से माँ की लाश ही बाहर आएगी, मगर शायद माँ मार खा के बहुत सख्त जान हो गई थी। एक दिन वाकई में माँ मर गई, शायद उसने अपना ढीठपन छोड़ दिया था। लेकिन मेरी माँ ने अपने इतने बुरे हालात की वजह से फिर भी जैसे तैसे करके मुझे पूरी मेहनत और हिम्मत से वकील की पढ़ाई करवाई, ताकि मैं अपनी माँ जैसी औरतों को इंसाफ दिला सकूं। मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने जो जो तकलीफें बर्दाश्त की, वो देखकर मेरा दिल पत्थर बन चुका था। माँ के जनाजे को देखकर मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ। सबने कहा, माँ मरी है, रो लो, मगर मेरी आंख से एक आंसू नहीं टपका। माँ जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। वैसे भी वो आज नहीं मरती तो कल मर जाती। जो कल होना था वो आज हो गया, तो किस बात का रोना। मगर उस दिन मैंने खुद से एक बात का वादा किया, मैं कभी माँ जैसी कमजोर औरत नहीं बनूंगी। वक्त कैसे गुजरा पता भी ना चला। अब मैं एक प्रोफेशनल वकील बन चुकी थी। मेरी जिंदगी में एक लड़का आया जिससे मुझे प्यार हुआ, लेकिन पहले ये बात जहन में आई कि सब मर्द मेरे वालिद जैसे हैं। लेकिन जितना उसने मुझे प्यार दिया, मैं झूठी साबित हुई कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। एक दिन ऐसा आया कि मैंने एक बहुत अहम केस जीता था, घरेलू तशद्दुद का। औरत को एक जालिम आदमी के चंगुल से छुड़ाते हुए मुझे न जाने क्यों माँ की याद आ गई। और काश काश हमारे गांव में भी उस वक्त ऐसी सहूलत होती और मेरी माँ को इंसाफ मिलता, और शायद वो आज जिंदा होती। अचानक से फोन बजा। मेरे शोहर ने मुझे केस जीतने पर मुबारकबाद दी। मैं बहुत खुश हुई कि मैं एक निडर औरत हूँ। मैं माँ जैसी नहीं बनूंगी। मेरा अहद किसी हद तक कामयाब रहा। यासर सिर्फ मेरा शोहर ही नहीं, बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसलिए जब कुछ अरसे की दोस्ती के बाद उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं इनकार नहीं कर पाई। शादी के वक्त मुझे सिर्फ एक डर था, कहीं यासर भी मेरे अब्बू की तरह निकला तो फिर मैं क्या करूंगी। और मैं ये ख्याल झटक देती, यासर एक खुले जहन का मालिक था, वो ऐसा कैसे कर सकता है।
वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे अंदाजे बिल्कुल ठीक साबित हुए। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी कि अचानक से माजी फिर से मेरे सामने आने लगा। एक दिन हम दोनों एक शादी से आए। वहां मेरे एक कुलीग ने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया, केस जीतने की मुबारकबाद के लिए, और बस सबके सामने तो यासर खामोश रहा। मगर घर में घुसते ही जो जहर उसकी जबान ने उगलना शुरू किया, जो इल्जामात उसने मुझ पर लगाने शुरू किए, मुझको अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये वही यासर है जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। यकीन उस वक्त आया जब एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा, और यकीन उस वक्त आया जब उसने बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप पिटती रही। मैं आंखें फाड़े यासर को देखती ही रह गई। थप्पड़ की तकलीफ से ज्यादा अपने पसंदीदा इंसान से थप्पड़ खाने की तकलीफ थी। मार खाते हुए कई बार लगा कि माँ की रूह सामने खड़ी तंजिया नजरों से मुझे पिटते देख रही है। बड़े दावे करती थी कि मेरे जैसी नहीं बनेगी। देख, आज तो बिल्कुल मेरे जैसी ही बन गई। काफी देर बाद जाकर यासर का हाथ रुका और वो मुझे ठोकरे मार के कमरे से चला गया। घर में किसी कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। मैं सारी रात वहां बैठी अपने जख्मी वजूद को देखती रही। माँ की रूह भी वही सारी रात मुझे तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखती रही। वो मेरी माँ थी जो सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने फौरन अदालत में केस कर दिया और अदालत ने मेरे हक में फैसला सुनाया। यह अदालत यासर को घरेलू तशद्दुद के जुर्म में 5 साल कैद और जुर्माना सुनाती है। कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। सब लोग अदालत से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठी रही, उस खालीपन के साथ जो माँ के जनाजे पर हुआ था। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने अपना केस खुद ही लड़ा था, इसलिए जीत की उम्मीद तो पहले से थी। सच बताऊं तो बड़ी हैरत हुई मुझे जब मेरे पास एक दोस्त आई कि पागल, तुमने ये क्या कर दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया। यासर तो बहुत अच्छा इंसान था। हर घर में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। तुम अपने शोहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हम होने देते हैं, और मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है। और इसके अलावा एक और भी वजह है। मेरी माँ का हर दर्द, हर दुख मुझे आज भी याद है। मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ।